क्वेश्चन है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 ऑफ लेनिन had influenced the policies adopted by India soon after independence. Evaluate. ये 2014 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था. थीम था फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इंडिपेंडेंट इंडियाज पॉलिसीज. ओके, तो लेट्स अनपैक दिस कनेक्शन. लेनिन की एनईपी और अर्ली इंडियन पॉलिसीज के बीच क्या लिंक था? राइट. तो पहले थोड़ा लेनिन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी 1921 को समझ लेते हैं. ये सोवियत यूनियन में रशियन सिविल वॉर के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसके रिस्पॉन्स में थी. इसेंशियली ये एक स्ट्रेटेजिक मतलब टेम्पररी रिट्रीट था प्योर कम्युनिज्म से. इसका एम था इकोनॉमी को रिवाइव करना. कैसे? थ्रू अ मिक्स ऑफ स्टेट कंट्रोल और लिमिटेड प्राइवेट एंटरप्राइज. उस टाइम के चैलेंजेस के लिए काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच थी एक तरह से. हाँ, और इंडिया में 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज का फोकस था इकोनॉमिक ग्रोथ पर, नेशन बिल्डिंग पर और हाँ, सेल्फ रिलायंस पर. तो कनेक्शन क्या है? हाउ डिड एनईपी पोटेंशियली इन्फ्लुएंस इंडियाज चॉइसेस? कुछ सिमिलैरिटीज डेफिनेटली हैं, स्पेशली ये कोर आइडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का. दोनों एनईपी और इंडिया की अर्ली पॉलिसीज में ये कॉन्सेप्ट था, यानी स्टेट इंटरवेंशन और प्राइवेट एंटरप्राइज के एलिमेंट्स को कंबाइन करना. इंडिया ने भी तो स्टेट प्लानिंग और प्राइवेट सेक्टर का मिक्स चूज किया था, एक मिडिल पाथ जैसा. डज दिस मिडिल पाथ अप्रोच रिंग अ बेल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? ये हमारी अर्ली इकोनॉमिक आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया था काफी हद तक. हाँ बिल्कुल, वो फेमस मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल तो कॉर्नरस्टोन था. और क्या कॉमन था? सिर्फ मिक्स्ड ही था. स्टेट कंट्रोल भी एक सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी थी. दोनों केसेस में स्टेट ने की इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल किया, जैसे रेलवेज, एनर्जी, हेवी इंडस्ट्रीज. सोचो, व्हाई वाज दिस स्टेट कंट्रोल कंसिडर्ड सो इंपॉर्टेंट राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस? आइडिया ये था कि स्टेट को डेवलपमेंट स्टीयर करना होगा, फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन रोकनी होगी, स्पेशली कॉलोनियल लेगेसी को देखते हुए. इसके अलावा दोनों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए. Building industries, why was that such a priority for a newly independent nation like India? ये डिपेंडेंसी कम करने और मॉडर्न इकोनॉमी बनाने के लिए की माना गया था. ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल की एरियाज में और फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पॉइंट्स तो कुछ इन्फ्लुएंस की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सेम नहीं था, राइट? की डिफरेंसेस क्या थे? यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं. एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस थे. पहला, रोल और स्कोप प्राइवेट सेक्टर का. एनईपी में प्राइवेट एंटरप्राइज अलाउड था, पर लिमिटेड स्कोप में और टाइटली कंट्रोल्ड था. सोवियत कॉन्टेक्स्ट में उसे एक टैक्टिकल टेम्पररी कंसेशन की तरह देखा गया था. इंडिया की पॉलिसीज, हाँ, प्लानिंग और रेगुलेशन था, पर जनरली प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ के लिए ज्यादा रूम दिया गया और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर में. इसका मतलब क्या हुआ फॉर बिजनेसेस इन इंडिया कंपेयर टू द सोवियत यूनियन अंडर एनईपी? रिलेटिवली ज्यादा फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी थी प्लान्ड फ्रेमवर्क के अंदर भी. दैट्स अ क्रूशियल डिस्टिंक्शन. इंडियन अप्रोच प्राइवेट प्लेयर्स पर कंपैरेटिवली कम रिस्ट्रिक्टिव लगता है. और क्या अलग था? दूसरा मेजर डिफरेंस था पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. इंडिया की पॉलिसीज बनी थी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के फ्रेमवर्क में. पार्लियामेंट्री डिबेट्स थे, डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, इलेक्शंस थे. सोवियत यूनियन दूसरी तरफ एक अथॉरिटेरियन वन पार्टी रिजीम था. इससे पॉलिसी मेकिंग का नेचर ही फंडामेंटली अलग हो गया. मतलब इंडिया में कंसेंसस बिल्डिंग, रीजनल डिमांड्स अकोमोडेट करना, डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को एड्रेस करना, इन सब पर ज्यादा जोर था. प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी स्लोअर भी हो जाता था. इसलिए How does policy making fundamentally differ in a democracy compared to an authoritarian setup? Negotiation और compromise की जरूरत डेमोक्रेसी में सेंट्रल होती है. मेक सेंस. डेमोक्रेटिक सेटअप सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं था, उसने एक्टिवली शेप किया कि पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट होंगे. अच्छा, कोई और इन्फ्लुएंस भी था? क्या इंडिया सिर्फ सोवियत मॉडल को देखना था इवन विद दीज डिफरेंसेस? नहीं, डेफिनेटली नॉट. इंडिया की पॉलिसीज सिर्फ एनईपी से इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी. ब्रिटिश फेबियन सोशलिज्म, जो धीरे धीरे सामाजिक बदलाव और कल्याण के लिए स्टेट इंटरवेंशन पर जोर देता था, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था लीडर्स लाइक नेहरू पर. और फिर अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस से भी इंस्पिरेशन ली गई थी. इंडिया एक्टिवली मल्टीपल मॉडल्स को देख रहा था और आइडियाज को अपनी स्पेसिफिक नीड्स और फिलोसॉफिकल लीनिंग्स के हिसाब से अडेप्ट कर रहा था. तो कह सकते हैं कि इट वाज़न्ट अ सिंपल कॉपी पेस्ट फ्रॉम वन सोर्स, राइट? ये एक यूनिक ब्लेंड बनाने जैसा था. सो समिंग इट अप, फाइनल इवैल्यूएशन क्या है? कितना इन्फ्लुएंस था एनईपी का रियली? कंक्लूजन ये है कि एनईपी ने शायद इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी का एक पॉसिबल टेम्पलेट प्रोवाइड किया हो, स्पेशली स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का आइडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए. कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज नजर आती हैं, लेकिन इंडिया का अपना यूनिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, डेमोक्रेसी, सोशल फैब्रिक, डाइवर्सिटी, पोस्ट कॉलोनियल चैलेंजेस और फिलोसॉफिकल लीनिंग्स, फेबियन सोशलिज्म, गांधीयन आइडियाज ने उसकी पॉलिसीज को सिग्निफिकेंटली शेप किया. इसलिए इन्फ्लुएंस को सोलली एनईपी को एट्रीब्यूट करना एक ओवर सिंप्लिफिकेशन होगा. व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज नॉट जस्ट द बोरोइंग, बल्कि कैसे इंडिया ने एक्टिवली एक्सटर्नल आइडियाज को रीमिक्स किया टू फॉर्ज इट्स ओन डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक पाथ टेलर टू इट्स यूनिक सर्कमस्टांसेस.
Got it. चलिए, moving on to the next question. Critically discuss the objectives of Bhudan and Gramdan movements initiated by Acharya Vinoba Bhave and their success. ये 2013 में 10 marks के लिए पूछा गया था under the theme Land Reform. Let's explore this very significant social movement. राइट भूदान और ग्रामदान मूवमेंट्स ये 1950s में आचार्य विनोबा भावे जो एक प्रोमिनेंट गांधीयन थे उन्होंने शुरू किए थे। भूदान का लिटरल मीनिंग है लैंड गिफ्ट। भू मतलब लैंड, दान मतलब डोनेशन। इसका एम था लैंड ओनर्स को कन्विंस करना कि वो वॉलंटरीली अपनी लैंड का एक पोर्शन लैंडलेस पुअर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डोनेट करें। ग्रामदान, ग्राम मतलब विलेज, एक स्टेप आगे गया। फोकस था सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज बनाने पर जहां लैंड कलेक्टिवली ओन्ड और मैनेज की जाती थी। मेन एम था लैंडलेसनेस एड्रेस करना जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोट करना रूरल इंडिया में, लेकिन फोर्स से नहीं बल्कि मॉरल पर्सुएजन और दिल बदलने से। काफी आइडियलिस्टिक अप्रोच था। उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? लेट्स लिस्ट देम आउट क्लियरली ताकि बेटर समझ आए। ओके, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, एड्रेस लैंडलेसनेस। ये प्राइमरी गोल था। बड़े लैंड ओनर्स को पर्सुएट करना कि वो अपनी लैंड का एक हिस्सा, आइडियली 1/6 लैंडलेस पुअर को वॉलंटरीली डोनेट करें। Just imagine the scale of land inequality in India at that time. Why was addressing landlessness so critical? ये पॉवर्टी, सोशल जस्टिस और पोटेंशियल अनरेस्ट ही जुड़ा हुआ था। दूसरा, प्रमोट सोशल हार्मनी। वॉलंटरी गिविंग और शेयरिंग को इनकरेज करके मूवमेंट्स का एम था रिच लैंड ओनर्स और लैंडलेस पुअर के बीच जो सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी उन्हें कम करना। उम्मीद थी कि इससे कम्युनिटी की भावना बढ़ेगी और कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। तीसरा, एनकरेज कम्युनिटी सेल्फ गवर्नेंस, खासकर ग्रामदान के थ्रू। आइडिया था ऐसी विलेज कम्युनिटीज एस्टैब्लिश करना जहां लैंड कलेक्टिवली ओन्ड और मैनेज्ड हो। इससे लोकल गवर्नेंस स्ट्रांग होगी, विलेजर्स एम्पावर होंगे और ग्रास रूट्स लेवल पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रमोट होंगे। ये आइडिया महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से कैसे कनेक्ट होता है? ये बिल्कुल गांधी जी के विजन से अलाइन था। सेल्फ सफिशिएंट, एम्पावर्ड विलेजेस जो अपने डिसीजंस खुद लें। चौथा, इम्प्लीमेंट गांधीयन प्रिंसिपल्स। इन मूवमेंट्स को गांधी जी के ग्राम स्वराज यानी विलेज सेल्फ रूल के विजन का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन माना गया। प्रिंसिपल्स जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, ये मानना कि वेल्थ सोसाइटी के लिए ट्रस्ट में रखी गई है, और मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर था। नोबल गोल्स इंडीड, लेकिन क्वेश्चन क्रिटिकली डिस्कस करने को कहता है। तो ये मूवमेंट्स कितने सक्सेसफुल रहे इन अचीविंग दीज एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स? एक बैलेंस्ड व्यू चाहिए। क्रिटिकल असेसमेंट जरूरी है। चलिए पहले सक्सेसेस देखते हैं, भले ही वो लिमिटेड थे। सक्सेस साइट पर सिग्निफिकेंट लैंड डोनेशंस भूदान। इनिशियली लैंड डोनेशंस के टर्म्स में काफी सक्सेस मिली। विनोबा भावे हजारों किलोमीटर्स पैदल चले, लोगों की अंतरात्मा से अपील की और मिलियंस ऑफ एकर्स पेपर पर प्लेज किए गए। इससे ही लैंड इशू के बारे में नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ी। लेकिन, और ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए क्रूशल पॉइंट है, एक्चुअल लैंड जो इफेक्टिवली रीडिस्ट्रीब्यूट हुई लैंडलेस पुअर में वो प्लेज्ड अमाउंट से काफी कम थी। इसके रीजंस थे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जैसे पुअर लैंड रिकॉर्ड्स, ओनरशिप पर लीगल डिस्प्यूट्स, और कभी-कभी लैंड ओनर्स ऐसी जमीन डोनेट करते थे जो इनफर्टाइल थी, डिस्प्यूटेड थी या अनयूजेबल थी। Why might donated land not always reach the intended people? What kind of practical hurdles could arise in such a large-scale voluntary campaign? इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा थी। Okay, तो pledges और actual viable redistribution में एक बड़ा गैप था। और क्या लिमिटेशंस थी जिसने इसकी सक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया? कई लिमिटेशन सामने आई। पहला, लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल लैंडलेसनेस। हाँ, कुछ लैंडलेस फैमिलीज को जमीन मिली, लेकिन पूरे इंडिया में लैंडलेसनेस की जो मैसिव प्रॉब्लम थी उस पर ओवरऑल इम्पैक्ट लिमिटेड रहा। जो लैंड भूदान से मिली वो अक्सर इनफर्टाइल थी, फ्रैगमेंटेड थी या इतनी कम थी कि वो एक फैमिली को इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर सकती थी। डज जस्ट गिविंग एनी पीस ऑफ लैंड सॉल्व द प्रॉब्लम, और डज द क्वालिटी एंड साइज ऑफ लैंड मैटर सिग्निफिकेंटली इन रीडिस्ट्रीब्यूशन? क्वालिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी की है। दूसरा, ग्रामदान्स मिक्स्ड आउटकम्स। ग्रामदान को कुछ सक्सेस मिली स्पेशली ट्राइबल एरियाज में या जहां कम्युनिटी बॉन्ड स्ट्रांग थे, जैसे ओडिशा और बिहार में। कई विलेजेस ने ग्रामदान डिक्लेयर किया, कलेक्टिव लैंड ओनरशिप और सेल्फ गवर्नेंस मॉडल्स अडॉप्ट किए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं पा सका पूरे इंडिया में। इसके पीछे रीजंस थे डीपली इंट्रेंच्ड सोशल हायरार्कीज जैसे कास्ट, पावरफुल लैंड ओनिंग क्लासेस का रेजिस्टेंस जो इसे अपने डोमिनेंस के लिए खतरा समझते थे, और सस्टेन सपोर्ट सिस्टम्स की कमी। Why do powerful groups often resist changes that affect existing power structures, especially concerning land? ये अक्सर उनके इकोनॉमिक और सोशल स्टैंडिंग को चैलेंज करता है। तीसरा, शॉर्ट लिव्ड मोमेंटम। मूवमेंट्स के आसपास जो इनिशियल एंथुजियाज्म और मॉरल फर्वर था वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो गया। जब गवर्नमेंट ने ज्यादा कॉन्क्रीट, हालांकि अक्सर पुअरली इंप्लीमेंटेड लैंड सीलिंग लॉज और लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो नेशनल फोकस इन वॉलंटरी मूवमेंट से हटकर स्टेट लेड लेजिस्लेटिव एक्शन की तरफ शिफ्ट हो गया। Is it common for voluntary social movements to lose steam once the state steps in with policies, even if those policies aren't perfect?
ऐसा अक्सर होता है जब अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है भूदान एंड ग्रामदान का? ये फेलियर थे या एक क्वालिफाइड सक्सेस? कंक्लूजन न्यूआंस्ड है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान मूवमेंट्स ने अनडाउटेडली कुछ प्रोग्रेस किया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में और रूरल सेल्फ गवर्नेंस के आइडिया को प्रमोट करने में। उन्होंने लैंड इनइक्वालिटी के मॉरल डायमेंशन को सक्सेसफुली नेशनल फॉरफ्रंट पर लाया। लेकिन उनकी ओवरऑल सक्सेस लिमिटेड रही क्योंकि चैलेंजेस बड़े थे। एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, लैंड रिकॉर्ड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, एंट्रेंच्ड सोशल स्ट्रक्चर्स, कास्ट, लैंड ओनिंग पावर, लैंडलेसनेस का शेयर स्केल और वॉलंटरी एक्शन की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस वर्सेस सिस्टेमिक चेंज। फिर भी इन मूवमेंट्स ने अवेयरनेस बढ़ाया और आर्ग्यूबली गवर्नमेंट पर मॉरल प्रेशर डाला लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए और इंडिया के रूरल डेवलपमेंट डिस्कोर्स पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। कैसे? By highlighting the ethical dimensions of land ownership and the potential of community action. This raises an interesting question. How do we really define the success of a social movement? Is it only about achieving stated quantitative goals? Or does raising consciousness and influencing future policy also count as success? That's a great point for reflection. अब एक की पर्सनालिटी पर फोकस करते हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद टू प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्वेश्चन 2013 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था अंडर पर्सनालिटीज कंट्रीब्यूशन। ओके, लेट्स अनपैक द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फिगर। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक सचमुच में टावरिंग फिगर। वो एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर थे, थियोलॉजियन थे, एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) में एक की पॉलिटिकल लीडर थे। उनका रोल प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया दोनों में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। उन्होंने क्रूशियल पीरियड्स में कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने। उनका कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल फील्ड्स में था जैसे एजुकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म और ऑफ कोर्स फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ। लेट्स ब्रेक इट डाउन क्रोनोलॉजिकली। पहले प्री इंडिपेंडेंस, उनका क्या मेन कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान? प्री इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी सिग्निफिकेंट थे। पहला, रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। वो बहुत यंग एज से ही एक्टिव फ्रीडम फाइटर थे। वो नॉन वायलेंस के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे और शायद हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सबसे वोकल प्रोपोनेंट्स में से एक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी कॉम्पोजिट कल्चर में है। वो 2 बार INC के प्रेसिडेंट रहे, एक बार 1923 में सबसे यंग प्रेसिडेंट के तौर पर और फिर 1940-1946 के बहुत क्रिटिकल पीरियड में जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट और पार्टीशन इंडिपेंडेंस के आसपास के इंटेंस निगोसिएशंस कवर होते हैं। Think about it. How crucial was the message of Hindu-Muslim unity during that specific period, 1940-46, for India's future? ये शायद उस वक्त की सबसे डिफाइनिंग चैलेंज थी। दूसरा, staunch opposition to the two-nation theory. मौलाना आजाद ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी और रिलीजन के बेसिस पर पार्टीशन के आइडिया का जोर शोर से विरोध किया। उन्होंने एक यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया के लिए पैशनेटली आर्ग्यू किया जहां सभी रिलीजन्स और कल्चर्स शांति से कोएग्जिस्ट कर सकें और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकें। वो मानते थे कि मुस्लिम्स इंडियन नेशन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ये उनके विजन फॉर इंडिया के बारे में क्या बताता है? ये उनके सेक्युलरिज्म और कंपोजिट नेशनलिज्म के प्रति गहरे अटल कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। तीसरा, जर्नलिज्म एंड लिटरेरी वर्क्स। एक पावरफुल जर्नलिस्ट और राइटर के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में उर्दू न्यूज़पेपर अल हिलाल फाउंड किया, जिसने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने में स्पेशली मुस्लिम्स के बीच और नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रमोट करने में बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक इंडिया विंस फ्रीडम भी लिखी, जिसमें उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल और पार्टीशन तक ले जाने वाले इवेंट्स पर अपना यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर किया। उनकी राइटिंग्स ने इंडियन नेशनलिज्म के लिए सपोर्ट मोबिलाइज करने में मदद की। ट्रूली इंप्रेसिव, एक वॉइस ऑफ रीजन, यूनिटी और स्कॉलरशिप बहुत ही टर्बुलेंट टाइम्स में। और इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद उनका रोल एज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर काफी नोटवर्दी लगता है। एब्सोल्युटली। पोस्ट इंडिपेंडेंस उनका कंट्रीब्यूशन एज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन 1947 से उनकी डेथ 1958 तक फाउंडेशनल था। पहला, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। मौलाना आजाद ने इंडिया के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। उनका दृढ़ विश्वास था कि एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग, साइंटिफिक टेम्पर और प्रोग्रेस के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च को एक्टिवली प्रमोट किया। वो की इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने में इंस्ट्रूमेंटल थे, जैसे पहले IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT खड़गपुर से शुरुआत हुई, और UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए। उन्होंने सबके लिए एजुकेशन एक्सेस एक्सपैंड करने पर भी जोर दिया, इंक्लूडिंग अडल्ट एजुकेशन स्कीम्स। इमेजिन करो, इंडिया का हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन लैंडस्केप बिना इन फाउंडेशनल स्टेप्स के कैसा होता। उनके विजन ने हमारे इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोफाउंडली शेप किया। दूसरा, प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। आजाद कल्चर की वाइटल इंपॉर्टेंस को समझते थे नेशनल आइडेंटिटी शेप करने में, स्पेशली एक न्यूली इंडिपेंडेंट और डाइवर्स नेशन के लिए। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस जैसे साहित्य अकादमी, इंडियन लैंग्वेजेस में लिटरेचर प्रमोट करने के लिए
ललित कला अकेडमी फाइन आर्ट्स प्रमोट करने के लिए और संगीत नाटक अकेडमी म्यूजिक डांस और ड्रामा के लिए सेटअप किए। गोल था इंडिया के रिच और डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना और नर्चर करना। एक नए नेशन के लिए अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना और प्रमोट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये शेयर्ड आइडेंटिटी, नेशनल प्राइड और कल्चरल कंटिन्यूटी की भावना को बढ़ावा देता है। तीसरा, चैंपियन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। पूरी जिंदगी और खासकर मिनिस्टर के तौर पर वो यूनिटी और हार्मनी के लिए डीपली कमिटेड थे। उन्होंने सेक्युलरिज्म को सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल के तौर पर नहीं बल्कि एजुकेशनल करिकुलम में भी चैंपियन किया, ये एंश्योर करते हुए कि वो इंडिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे और कम्युनिटीज के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रमोट करे। ये एफर्ट्स अर्ली इंडिपेंडेंट इंडिया में नेशन बिल्डिंग के लिए क्रिटिकली क्रूशल थे, एक डाइवर्स कंट्री को एक साथ बांधने में मदद करते हुए। उनके प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस रोल्स दोनों को कंसिडर करते हुए उनकी लास्टिंग लेगेसी क्या है? What's the final word on his contribution? कंक्लूजन साफ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इमेंस स्टैचर के स्कॉलर स्टेट्समैन थे। फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी लीडरशिप, नेशनल इंटीग्रेशन और सेक्युलरिज्म के लिए उनका अटल कमिटमेंट, जबकि ये अनपॉपुलर भी था, और एजुकेशन के फील्ड में उनके पायनियरिंग फाउंडेशनल एफर्ट्स ने मिलकर मॉडर्न इंडिया के लिए पिलर्स रखे। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ और विजन ने इंडिया के एजुकेशनल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप किया। उनके कॉर प्रिंसिपल्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म, रीजन और साइंटिफिक टेम्पर पर जोर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट आज भी इनक्रेडिबली रेलेवेंट है और जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। If we connect this to the bigger picture, how did his specific work in education and culture significantly shape the identity of modern India? ये arguably shared intellectual heritage और cultural richness की sense को foster किया, जो एक young, diverse republic के लिए crucial था। Excellent summary. अब एक बहुत फेमस स्लोगन की बात करते हैं। Write a critical note on the evolution and significance of the slogan जय जवान जय किसान। ये 2013 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था अंडर स्लोगन बेस्ड। ये स्लोगन तो हम सबने सुना है। इट्स ऑलमोस्ट एम्बेडेड इन द नेशनल कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, जय जवान जय किसान मतलब हेल द सोल्जर हेल द फार्मर। ये स्लोगन इंडिया की हिस्ट्री में इमेंस सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रखता है। इसे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जो अनअज्यूमिंग पर फर्म थे, उन्होंने 1965 में कॉइन किया था। ये सिर्फ एक कैजुअल फ्रेज नहीं था, ये एक प्रोफाउंड नेशनल क्राइसिस के दौरान आर्टिकुलेट किया गया था। देश एक डबल वैमी फेस कर रहा था, 1965 की वॉर पाकिस्तान के साथ और सिवियर फूड शॉर्टेजेस, जिसकी वजह से फूड इंपोर्ट्स पर हैवी डिपेंडेंस थी, जैसे यूएस से PL 480। ये स्लोगन पावरफुली एनकैप्सुलेट करता था सोल्जर्स जवान की इंपॉर्टेंस नेशनल सिक्योरिटी के लिए और फार्मर्स किसान की इंपॉर्टेंस नेशनल फूड सिक्योरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए। ये स्लोगन कैसे इवॉल्व हुआ? इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या था और इसके पीछे थिंकिंग क्या थी? इसका एवोल्यूशन डायरेक्टली लिंक्ड था मिड 1965 के ट्विन क्राइसिस से, पाकिस्तान से एक्सटर्नल अग्रेशन और फूड स्कैर्सिटी की वजह से इंटरनल वल्नरेबिलिटी। PM शास्त्री, जो अपनी इंटेग्रिटी और कॉमन पीपल से कनेक्शन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस स्लोगन को एक पावरफुल टूल की तरह यूज किया, नेशन को यूनाइट करने के लिए, मॉरल बूस्ट करने के लिए और नेशनल प्रायोरिटीज को क्लियरली डिफाइन करने के लिए। एक अर्जेंट नीड थी स्ट्रॉन्गर डिफेंस कैपेबिलिटीज की, जय जवान, बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने के लिए, और साइमल्टेनियसली एक क्रिटिकल नीड थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंप्रूव करने की, जय किसान, ह्यूमिलिएटिंग फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करने के लिए और फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए। स्लोगन ने ब्रिलियंटली हाईलाइट किया सोल्जर्स और फार्मर्स के क्रूशल इंटरडिपेंडेंट रोल्स को इंडिया के सर्वाइवल और सॉवरेनिटी इंश्योर करने में। हाउ कैन सच अ सिंपल स्लोगन मोटिवेट पीपल टुवर्ड्स अ कॉमन कॉज, स्पेशली ड्यूरिंग अ क्राइसिस? ये फोकस देता है, वैलिडेशन देता है, शेयर्ड पर्पस की सेंस देता है और नेशनल प्राइड देता है। लॉन्गर रन में भी ये इतना डीपली रेजोनेट क्यों किया और इतना मेमोरेबल क्यों रहा? इसकी सिग्निफिकेंस मल्टीफैसेटेड और प्रोफाउंड थी। पहला, अ पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स। नेशनल क्राइसिस के टाइम में स्लोगन ने एक ट्रिमेंडस यूनिफाइंग फोर्स का काम किया। इसने पेट्रियोटिज्म, नेशनल सॉलिडारिटी और शेयर्ड सैक्रिफाइस की भावना को पूरे देश में प्रमोट किया। इसने रीजनल, लिंग्विस्टिक और सोशल डिवाइड्स को पार किया, कलेक्टिव एफर्ट और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर दिया, जो चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए जरूरी थी। दूसरा, इम्पल्स फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। स्लोगन, पर्टिकुलरली जय किसान, ने एग्रीकल्चर में इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट और फोकस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोरल और पॉलिटिकल इम्पेटस प्रोवाइड किया। ये उन पॉलिसीज के पीछे फिलोसॉफिकल ड्राइविंग फोर्स बन गया जिन्होंने अगले कुछ सालों में ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड किया। हाउ ट्रांसफॉर्मेटिव वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंडिया? ये मॉन्यूमेंटल था। इसने इंडिया को एक ऐसे नेशन से जो क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहा था, एक ऐसे नेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी और इवन सरप्लस अचीव कर रहा था। एग्रीकल्चर लैंडस्केप को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। तीसरा, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स एंड फार्मर्स। स्लोगन ने सोल्जर्स और फार्मर्स के अक्सर अनहेराल्डेड लेकिन एब्सोल्युटली क्रूशियल रोल्स को सीधे नेशनल कॉन्शियसनेस में ला दिया।
इसने उनके सैक्रिफाइस और इमेंस कंट्रीब्यूशन को इंडिया की सिक्योरिटी और सस्टेनेंस में पब्लिकली एक्नॉलेज किया। इससे इन वाइटल प्रोफेशंस के लिए एक सेंस ऑफ प्राइड और डीप रिस्पेक्ट इंस्टिल हुई पूरी सोसाइटी में। Is this level of recognition and respect for soldiers and farmers consistently maintained today as emphasized by the slogan? ये एक ongoing reflection के लिए एक relevant सवाल है। चौथा, enduring legacy and adaptability। जय जवान जय किसान सिर्फ 1960s के लिए एक स्लोगन नहीं था। ये इंडिया के फाउंडेशनल पिलर्स, डिफेंस और एग्रीकल्चर का एक पावरफुल सिंबल बनकर एंड्योर किया है। ये उनकी इंपॉर्टेंस का एक पोटेंट रिमाइंडर है। इसे बाद में अडेप्ट भी किया गया चेंजिंग नेशनल प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान ऐड किया 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्रूशियल रोल को नेशनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी में रिकॉग्नाइज करते हुए। हाउ डू इफेक्टिव स्लोगन्स ऑफन अडेप्ट ओवर टाइम टू रिफ्लेक्ट न्यू नेशनल प्रायोरिटीज और चैलेंजेस? वो नेशन की जर्नी के साथ इवॉल्व होते हैं अपनी लास्टिंग रेलेवेंस दिखाते हुए। सो इस आइकॉनिक स्लोगन को रैप अप करते हुए हम इसके एवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस को क्रिटिकली कैसे असेस करें? व्हाट्स द फाइनल वर्ड? कंक्लूजन ये है कि जय जवान जय किसान एक रिमार्केबली सिंपल लेकिन प्रोफाउंडली इफेक्टिव और पावरफुल रैलीइंग क्राई था। इसने 1965 में नेशनल इंपेरेटिव को परफेक्टली कैप्चर किया और पूरे देश में डीपली रेजोनेट किया। इसका इंडिया के पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सोशल कॉन्शियसनेस और इवन पॉलिसी डायरेक्शन, स्पेशली एग्रीकल्चर पर लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। ये आज भी इंडिया की सिक्योरिटी, जवान और सस्टेनेंस, किसान के बेडरॉक को सिंबलाइज करता है। ये स्लोगन आज भी जनरेशंस को इंडिया के स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस, यूनिटी और प्रोग्रेस को अपहोल्ड करने के लिए इंस्पायर करता है। What's truly fascinating here is the enduring power of a simple, well-timed, contextually relevant and deeply meaningful slogan in shaping national consciousness and galvanizing a nation. Okay, that was a great discussion. चलिए, इन यूपीएससी PYQs से जो हमने एक्सप्लोर किया, उसके की पॉइंट्स को क्विकली रिकैप करते हैं। लर्निंग कंसोलिडेट करने में हेल्प होगी। ऐसे सोचिए जैसे आप किसी दोस्त को समझा रहे हैं। बिल्कुल, क्विक रिकैप टाइम। पहला क्वेश्चन था NEP 1921 और इंडिया की पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस। हमने देखा कि हाँ, NEP ने एक पोटेंशियल मिक्स्ड इकोनॉमी टेम्पलेट ऑफर किया, स्टेट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल फोकस, लेकिन इंडिया का अडॉप्शन हेविली अडेप्टेड था। क्यों? यूनिक डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्रेटर स्कोप और दूसरे इन्फ्लुएंसेस जैसे फेबियन सोशलिज्म। ये डायरेक्ट कॉपी नहीं था, बल्कि एक रीमिक्स था। ओके, अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, इंडिया की अर्ली इकोनॉमिक पॉलिसी पर NEP का इन्फ्लुएंस कितना था और क्यों लिमिटेड माना जाता है? मेन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या थे? सेकंड क्वेश्चन भूदान और ग्रामदान मूवमेंट्स पर था। आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया, गांधीयन आइडियल्स पर बेस्ड। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? लैंडलेसनेस एड्रेस करना, सोशल हार्मनी प्रमोट करना, कम्युनिटी सेल्फ गवर्नेंस एंकरेज करना, ग्राम स्वराज। क्रिटिकली देखा तो सक्सेसेस में लार्ज लैंड प्लेजेस थे, अवेयरनेस बढ़ी, लेकिन एक्चुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन यूजेबल लैंड के लिमिटेड थी। चैलेंजेस क्या थे? इनफर्टाइल डिस्प्यूटेड लैंड, ग्रामदान को रेजिस्टेंस, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के साथ मोमेंटम कम होना। अगर किसी दोस्त को समझा रहे हो भूदान ग्रामदान का मेन आइडिया और सक्सेस लेवल कैसे बताओगे सिंपल टर्म्स में? ट्राई करो याद करके रिकैप करना। कंट्रीब्यूशन पर था प्री इंडिपेंडेंस की फ्रीडम फाइटर, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, टू नेशन थ्योरी के ओपोनेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, फाउंडेशनल वर्क IITs, UGC एस्टैब्लिश करना, कल्चरल एकेडमीज, साहित्य, ललित कला, संगीत, नाटक, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एजुकेशन में सेक्युलरिज्म चैंपियन करना। आपके हिसाब से मौलाना आज़ाद का सबसे इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन क्या था और क्यों? उनके पॉलिटिकल, एजुकेशनल या यूनिफाइंग रूल्स के बारे में सोचिए। और फोर्थ क्वेश्चन, जय जवान जय किसान स्लोगन पर था। ओरिजिन कहाँ से हुआ? PM लाल बहादुर शास्त्री, 1965 क्राइसिस, वॉर और फूड शॉर्टेज। इवॉल्व कैसे हुआ? एक यूनिफाइंग कॉल की तरह जो सोल्जर्स और फार्मर्स की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता था। सिग्निफिकेंस क्या थी? यूनिटी फॉस्टर की, सेल्फ रिलायंस को स्पर किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लिंक, जवान एंड किसान को रिकग्निशन और रिस्पेक्ट दी, लास्टिंग इम्पैक्ट, बाद में जय विज्ञान के साथ अडेप्ट भी हुआ। ये स्लोगन आज भी रेलिवेंट क्यों है? इसके मेन पॉइंट्स याद करके रिकैप करने की कोशिश करो। व्हाट डिड इट स्टैंड फॉर? एक्सीलेंट रिकैप दैट कवर्स द कोर पॉइंट्स जो हमने हर क्वेश्चन के लिए डिस्कस किए। और इसी के साथ हम इस फोकस डिस्कशन के एंड पर पहुंच गए। ये स्पेसिफिक UPSC PYQs थे जो डाइवर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया थीम्स कवर करते हैं। हमने देखा कि कैसे एक्सटर्नल आइडियाज जैसे NEP कंसिडर किए गए लेकिन अल्टीमेटली इंडिया के यूनिक कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट हुए। कैसे सिग्निफिकेंट ग्रास रूट सोशल मूवमेंट्स जैसे भूदान ग्रामदान इमर्ज हुए डीप रूटेड इश्यूज को टैकल करने के लिए मॉरल फोर्स से। कैसे की पर्सनैलिटीज जैसे मौलाना आज़ाद ने नेशन बिल्डिंग में फाउंडेशनल रोल्स प्ले किए। और कैसे इंपैक्टफुल स्लोगन्स जैसे जय जवान जय किसान ने क्रिटिकल टाइम्स में नेशनल स्पिरिट और प्रायोरिटीज को कैप्चर किया। बिल्कुल,
द रियल वैल्यू, जैसे हमने डिस्कस किया, कनेक्शन समझने में है, कॉन्टेक्स्ट समझने में है, इन इवेंट्स, पॉलिसीज और मूवमेंट्स के पीछे का क्यों समझने में है, चैलेंजेस क्या थे, मोटिवेशंस क्या थी और उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। ये सिर्फ आइसोलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है, ये इंडिया की कॉम्प्लेक्स जर्नी के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं 1947 के बाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सप्लोरेशन से कुछ यूजफुल इंसाइट्स मिले होंगे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने में आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी होगी। एंड परहैप्स एक फाइनल थॉट पॉन्डर करने के लिए, हाउ डू दीज हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिसी डिसीजंस, सोशल मूवमेंट्स एंड इवन पावरफुल स्लोगन्स फ्रॉम डेकेड्स अगो कंटिन्यू टू एको इन इंडियाज प्रेजेंट? हम इनका इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, कहाँ देखते हैं? कंटेम्प्रेरी डिबेट्स, पॉलिसीज और देश के फ्यूचर ट्रैजेक्टरी को शेप करते हुए हिस्ट्री रैली सिर्फ पास्ट में रहती है। इंडीड, इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद।